नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो चुनावों पर। काउंटिंग से ठीक पहले अभी तक जो हिंदुस्तान ने, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने फैसला वोटिंग का अपना मशीन में बंद किया है। जो मशीनें कल खुलेंगी, नतीजा सामने आएगा। उससे पहले जो एग्जिट पोल रहा है इंडिया न्यूज़ और डी डायनेमिक्स का या फिर बाकी सारी एजेंसीज का औसत, वो यही कहता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। एनडीए की सरकार उनकी अगुवाई में बनने जा रही है। काउंटिंग से पहले, नतीजों के देश के सामने आने से पहले एक चर्चा हमारी है बड़ी एडिटोरियल टीम के साथ कि देश ने ऐसा जनादेश दिया तो किस आधार पर। ये एग्जिट पोल की बिना पर मैं कह रहा हूँ। एग्जिट पोल पूर्वानुमान होते हैं, एक तरीका है आपकी राय को जानने समझने का, एक निर्णय पर पहुंचने का। अमूमन एग्जिट पोल नतीजों के पास ही जाकर के ठहरते हैं, लेकिन एग्जिट पोल नतीजे हों यह ज़रूरी नहीं है। फिर भी जो एग्जिट पोल है उसकी अपनी एक रिलायबिलिटी होती है। हालांकि कांग्रेस पर सवाल कर रही है, फिर भी इसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे। अरविंद चतुर्वेदी, मनोज मनु, रोहित पुनेठा, राकेश कुमार सिंह, राजीव शर्मा, उदय प्रताप सिंह, आलोक मेहता जी, हिमांशु भट्ट और निरुक्त, ये हमारी बड़ी टीम आपके साथ है ये बताने के लिए कि देश में जितने भी उम्मीदवार मैदान में थे उनमें से कुछ कद्दावर थे, बड़े थे, वजनी। उन चुनिंदा नेताओं की किस्मत कहाँ है? एग्जिट पोल क्या कहता है? वो जीतेंगे या हारेंगे? आज कुछ चुनिंदा नेताओं की किस्मत जनता ने क्या लिखी है ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, एग्जिट पोल की बिना पर, उसके आधार पर। सबसे पहले मैं आपको बिहार लेकर चलना चाहता हूं और बिहार के नौजवान सबसे चर्चित नेता, नरेंद्र मोदी के बहुत करीब माने जाने वाले चिराग पासवान। उनके पिता की सीट हाजीपुर से वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। और उनके बारे में जो एग्जिट पोल है इंडिया डायनेमिक्स का, वो क्या कहता है, स्क्रीन पर हम आपको लाए हैं। और चिराग पासवान जीत रहे हैं। हाजीपुर की सीट चिराग पासवान जीत रहे हैं, यह इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक्स का एग्जिट पोल कहता है। अब राकेश, चिराग, ये ठीक है कि उन्होंने अपनी ज़मीन बनाई है, उन्होंने कद उनका है, एक विरासत भी है, फिर भी हाजीपुर की सीट इतनी आसान नहीं मानी जाती है। इस बार उनकी जीत लेकिन पक्की दिख रही है। देखिए राणा सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी के टॉप नेताओं के सामने रख दी थी कि हम लड़ेंगे तो हाजीपुर सीट से। हाजीपुर सीट से वे उन्होंने जब चुनाव लड़े तो वहाँ के जनता के बीच एक साफ संदेश गया कि अपने पिता का लीगेसी को अगर आगे बढ़ाने चाहते हैं चिराग, और चिराग जो हैं लगातार पिछले 2 सालों से मैं देख रहा था उनकी जो लगातार उनसे बातचीत हो रही थी, लगातार वहाँ लोगों के साथ जो है अपना रिश्ता बनाए हुए थे। किसी के शादी में, किसी के मरने में, मतलब जो भी हो वो उपलब्ध रहते थे। तो चिराग का इसका सीधा जो है फायदा यहाँ पर मिलता दिख रहा है। और जब भी चाहे दिल्ली के उनके आवास पर हो, चाहे पटना हो, हाजीपुर वाले के लिए 24/7 जो है उनका दरवाजा खुला था। और इसका सीधा जो लाभ जो है चिराग पासवान को मिलता दिख रहा है। और हमारा एग्जिट पोल भी उसी पर मुहर लगाता है। एक चीज और है कि हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है, क्योंकि इंडिया न्यूज के जो मंच कार्यक्रम होते हैं, मुझे 2-3 बार चिराग से 1-to-1 बातचीत करने का मौका मिला। तो मैंने जब भी गैप में चिराग से बातचीत की तो हर बार वो मुझे पिछली बार से ज्यादा मैच्योर नजर आए। उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की हम बात करें, अब आप ये समझिए कि एक युवा नेता है बिहार में, लेकिन वो अभी से बिहार में जो है कहते हैं कि राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाने लगा है और वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। जहां से उठे चिराग, आप अपनी पार्टी गंवा बैठे, आप एनडीए से बाहर चले जाएं, आपके लिए आगे का रास्ता लगभग बंद सा दिखने लगे, और वहां से फिर से अपनी जमीन तैयार करके फिर दरख्त की तरह खड़ा हो जाना और अपना जनाधार लेकर के नरेंद्र मोदी से 5 सीटें बिहार में ले लेना, ये अपने आप में चिराग के कद
और उनकी कुव्वत की गारंटी दे रहा है कि उनके पास ऐसा है। एक बात और कहना चाहूंगा हाँ। कि जमुई से चिराग सांसद हुआ करते थे और आपने 2 बार विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से चिराग ने एक बड़ी कोशिश की और नीतीश कुमार से नाराजगी के बाद आप देखिए कितना बड़ा रिजल्ट निकल गया। परिवार में विवाद, नीतीश कुमार नाराज, उसके बाद भी प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग मिलना और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पशुपति पारस को एक किनारे कर दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को इस बात का अंदाजा है कि बिहार के जमीन पर बहुत मजबूत नेता चिराग हो चुके हैं और अगर नीतीश कुमार को 28 सीटें 29 सीटें अपनी गंवानी पड़ी वो सिर्फ चिराग पासवान की वजह से विधानसभा चुनाव में। और चिराग पासवान के बाद अब हम आपको लेकर चलना चाहते हैं हाजीपुर के ठीक बगल में पटना में एक सीट है लोकसभा की, पटना साहिब, और वहां से बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी वो वहां से चुनाव जीते थे और इस बार मैदान में हैं। पटना सीट बीजेपी के लिए बहुत सेफ मानी जाती है। जाहिर है कि यहाँ का जो नतीजा है वो उनके हक में ही जाएगा और हमारा जो डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज़ का पोल है, एग्जिट पोल, वो कहता है कि यह जीत रविशंकर प्रसाद के हिस्से में जा रही है। आलोक जी, आप तो बहुत समय तक पटना में रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, उनके पिताजी पारिवारिक विरासत लेकर के चल रहे हैं और पटना। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ठाकुर प्रसाद, आपने जो जिक्र किया, ठाकुर प्रसाद जी जो बीजेपी के उपाध्यक्ष वहाँ थे और एक तरह से संघ और बीजेपी का जो एक आगे बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। रविशंकर प्रसाद का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन खाली मंत्री बनने पर बाद यहाँ पर कई मंत्रिमंडल में आए, इससे पहले भी रहे। इसके पहले चारा कांड में जिस तरह से वकील के रूप में, देखिए वो बहुत अच्छे वकील भी हैं और इसलिए बिहार के लिए उनका चर्चित चेहरा बना। पटना में चुनाव जीतना नहीं, लोगों के लिए जो मदद करना, लेकिन चारा कांड में एक्सपोज करने में, लड़ाई लड़ने में, या अयोध्या वाले मंदिर के मामले में भी जो लड़ाई लड़ना थी, वो कानून मंत्री भी रहे हैं, संचार मंत्री भी रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया, सूचना प्रधानमंत्री भी रहे। इस तरह से उन्होंने देश के विभिन्न भागों से बिहार को जोड़ने के लिए जहाँ जहाँ अपने मंत्रालय में रहकर और ऐसे इशू जो सामाजिक इशू वहाँ के हो सकते थे, शायद ये वजह है जो आपको पोल में दिख रहा है और मुझे लगता है कि सही निकलने वाला है, वो जीत रहे हैं। पटना से 60-70 किलोमीटर के फासले पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जिला है बेगूसराय और बेगूसराय से बीजेपी के नेता या बीजेपी के उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह। पिछली बार वो नवादा से शिफ्ट किए गए बेगूसराय 2019 में और इस बार फिर वो बेगूसराय से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं और एग्जिट पोल जो हमारा है वो कहता है कि इस बार भी उनकी जीत होने जा रही है। गिरिराज सिंह फिर से बेगूसराय से जीत रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। बीजेपी की यह सीट बेगूसराय की एक बार वो रिटेन करने जा रही है। बेगूसराय, मनोज जी, बेगूसराय गिरिराज सिंह। बिल्कुल, शुरुआती दौर में तो बेगूसराय में गिरिराज सिंह को लेकर चुनौती दिखी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से एक और उम्मीदवार अपनी ताल ठोक रहे थे जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं और कहीं ना कहीं इस सीट में अगर वहां देखा जाए तो एक भूमियार को खासा प्रभाव देखा जाता है। भले ही उतना असर संख्या में ना हो लेकिन प्रभाव वाली सीट रही है और गिरिराज सिंह जो कि हिंदुत्ववादी चेहरे को लेकर अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज करते रहे हैं। मोदी की लहर, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि गठबंधन के बावजूद भी नीतीश कुमार जैसे बीजेपी में आए हैं, गठबंधन के बावजूद भी मोदी की लहर में यहां कहीं कोई परेशानी नहीं है और गिरिराज सिंह भी यहां पर चुनाव जीतने साफ तौर। ये बेगूसराय जिला है जहां से कांग्रेस चाहती थी कन्हैया कुमार को टिकट मिल जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वो सीट कांग्रेस को दी ही नहीं, सीपीएम को दे दी और कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली में आगे मनोज तिवारी के मुकाबले में खड़ा हो गए। गिरिराज सिंह फिर से जीत रहे हैं। बिहार की जो अगली सीट है वो रोहित आप जरा बताएंगे कि अगली सीट कौन सी में जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं पवन सिंह का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा और पवन सिंह की मौजूदगी ने उस मुकाबले को जो है बड़ा दिलचस्प बना दिया। अगेंस्ट में उपेंद्र कुशवाहा, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की काराकाट सीट की। तो काराकाट सीट का जरा डेटा यहाँ सामने रखा जाए और फिर देखते हैं कि काराकाट सीट पर इस बार किसकी जीत होने वाली है, किसकी हार होने वाली है। यहाँ पर मुकाबले को दिलचस्प बनाया, पवन सिंह की जैसे एंट्री हुई मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया था, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बैटल को जीत पाएंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, तो एनडीए को मजबूती तो हम देख रहे हैं बिहार में, लेकिन क्या इस मजबूती का फायदा मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट पर? तो देखिए, मुकाबला पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि पवन सिंह के आते ही मुकाबला हो गया था दिलचस्प, लेकिन इस मुकाबले में ग्रीन सिग्नल मिल रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं। कुछ देर तो नहीं कर दी बीजेपी ने पवन सिंह को लेकर अपने स्टैंड को क्लियर करने में? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए चीजें आसान हुई हैं। सीपीआई एमएल के पास सीट है इंडिया अलायंस के तहत
और ये दोनों बराबरी की टक्कर हो जाती या हार जाते उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह ने जाकर के उपेंद्र कुशवाहा की मुसीबत बढ़ाई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की जब से रैली हुई है, नरेंद्र मोदी की रैली ने वहाँ माहौल बदला है। बीजेपी ने निकाला पवन सिंह को, नरेंद्र मोदी की वहाँ रैली हुई। हाँ राकेश। राणा सर, क्योंकि ये मेरे जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जो शुरू होता है काराकाट संसदीय क्षेत्र। यहाँ पर 2 विधानसभा है जो कि राजपूत बहुल है, एक है नबीनगर विधानसभा क्षेत्र और एक डेहरी गमसुन। ये जो महत्वपूर्ण इसलिए है कि पवन सिंह के साथ राजपूतों का आकर्षण शुरू से अब तक बना हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई वहां पर फिजा बदली है। जो जिस तरह से यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय इसलिए है क्योंकि एनडी अलायंस के ये सीट जो है सीपीआई एमएल को गया है, राजा नाम वहां से हैं जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, और उसी जाति से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, जो आरएलएम के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, और निर्दलीय के तौर पर जो हैं पवन सिंह के आपने देखा था कि किस तरह से पूरी भोजपुरी समाज वहां पर कतार में, वहां पर चाहे निरहुआ हो, सभी नेता यहाँ पर पहुंचे। खेसारी लाल यादव प्रचार करने गए, खेसारी यादव हमने देखा था आजमगढ़ में भी भोजपुरी स्टार्स पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं कराकट में भी भोजपुरी स्टार्स पहुंचे थे। और 2 सीटें हैं, 2 अगर बात की जाए सीटें हैं बिहार में जहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, क्योंकि 2 निर्दलीय सबसे ज्यादा चर्चित हैं, एक पवन सिंह और दूसरा पूर्णिया के पप्पू यादव। पप्पू ने भी वहां मामला थोड़ा सा टफ कर दिया है। हमारा जो एग्जिट पोल है वही कहता है कि पप्पू यादव हार रहे हैं, और पप्पू यादव के मैदान में होने से जेडीयू के लिए वो राह आसान हो गई है और वो सीट जेडीयू के हिस्से में जा रही है। अगली सीट रोहित। बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव का आपने नाम लिया तो पप्पू यादव की तस्वीर भी आ गई, और मुकाबला देखिए पप्पू यादव और जेडीयू के बीच में है यहाँ पर। हालांकि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती भी चुनाव मैदान में है, लेकिन पप्पू यादव हार रहे हैं जैसा कि आपने बताया। ये एग्जिट लेकिन अलौकिक सवाल है, अगर ये सीट कांग्रेस को चली जाती, पप्पू यादव बेचारे अपनी पूरी पार्टी लेकर कांग्रेस में चले गए, जब वो बेचारे चले गए उसके बाद से वो सीट कांग्रेस को दी नहीं आरजेडी ने। अगर ये सीट पप्पू यादव के पास कांग्रेस के टिकट पर होती तो ये जीत लगभग तय थी। एक सीट लालू प्रसाद यादव ने गंवाई क्यों? बिल्कुल राणा जी, आपने कहा ना पप्पू यादव को और लालू यादव की सारी लड़ाई, आप यदि उनकी आत्मकथा भी देखेंगे कि उन्होंने जबकि 20 साल बेचारे जेल में भी रहे, ऐसी स्थिति में लालू के लिए ज़िंदगी भर किया, फिर अब जाकर कांग्रेस में इसीलिए शामिल हुए थे। लेकिन लालू यादव को लगा कि मेरा बेटा, वरना उत्तराधिकारी बिहार का। असल में पप्पू यादव ने खुद भी माना है कि मैं तो अपने को मानता था कि मैं उनके बेटे की तरह, मैं उनके बच्चे की तरह हूँ, मुझे भी एक तरह से विरासत में मिलेगी, राजनीतिक विरासत। वो तेजस्वी यादव के उसमें, तेजस्वी यादव ने भी अड़ गए कि किसी भी तरह से आप पप्पू यादव को नहीं देंगे। तो परिवार की तरह से और पप्पू यादव के सारे बलिदान जो उन्होंने किया लालू के लिए, उसको नकार करके और वो उनको निर्दलीय खड़ा होना पड़ा, और शायद इसीलिए वो हार भी रहे। बयान भी सर ऐसे ऐसे आ गए थे कि पप्पू यादव को मत दीजिए वोट, चाहे तो आप एनडीए को दे दीजिए। यही वंशवाद है और इसी का एनडीए विरोध कर रहा है, नरेंद्र मोदी इसी का विरोध कर रहा है। और मैं आपको बताऊं राणा जी कि पप्पू यादव का तकरीबन 3 दिन अमेठी में पैदल चल के अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी का उन्होंने प्रचार किया, और खुद कह रहे थे कि भैया इसको दिखा देना है, अगर हमसे बात कर रहे हो तो दिखा देना। बिहार में यादवों के सिरमौर लालू प्रसाद यादव ही रहे और तेजस्वी यादव के पास उनकी विरासत रहे, इस बात की हर मुमकिन कोशिश लालू प्रसाद यादव करते हैं, और यही कारण था कि उन्होंने पप्पू यादव को टिकट नहीं देने दिया और वो सीट कांग्रेस को नहीं दी। कन्हैया के लिए भी यही आप बात कर सकते हैं कि कन्हैया अगर बिहार में जीत जाएं तो फिर तेजस्वी यादव के लिए एक समानांतर शक्ति हो सकते हैं। इसलिए इस तरह जो एंटी बीजेपी पार्टीज हैं, उन पार्टीज में चिराग अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो चले हैं। कोई और चुनौती तेजस्वी के लिए खड़ा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पप्पू यादव, कन्हैया कुमार दोनों को लालू प्रसाद यादव ने टिकट नहीं दिया, और कन्हैया तो दिल्ली में आके सेट हो गए, लेकिन पप्पू यादव भी वह अपनी जमीन गंवा रहे हैं, कन्हैया भी रायबरेली में इससे पहले कि हम यूपी की ओर रुक करें, मुझे लगता है कि आपने लालू यादव का जिक्र किया तो इस बार लालू यादव की प्रतिष्ठा भी खुद दांव पर है, क्योंकि परिवार से दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सारण से मैं चाहूंगा डेटा भी सारण का चलाया जाए। आप मुझे बताइए कि प्रतिष्ठा दांव पर है इस बार। पाटलिपुत्र भी चला लो, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। सारण में राजीव प्रताप रूडी के मुकाबले में रोहिणी आचार्य उतरी हुई हैं, और मीसा भारती
रामकृपाल यादव की लड़ाई पिछले 3 चुनाव से चल रही है, 2014, 2019, 2024 भी अब आ गया है। और ये दोनों नतीजे राजीव प्रताप रूडी के हक में सारण की सीट जाती हुई दिख रही है, यानी कि रोहिणी आचार्य वहाँ से हार सकती हैं। ये हमारा एग्जिट पोल है, ये कहता है। रूडी 2014 भी जीते, 2019 भी जीते, उससे पहले भी वो 2 दफ़ा जीत चुके हैं। 1996 में पहली बार जीते थे, 1999 में जब सारण जीते थे तो वो केंद्रीय मंत्री बने थे, और 2014 में जो जीते फिर केंद्रीय मंत्री बने, तो 4 दफ़ा वो जीत चुके हैं। और अगर इस बार जीत जाते हैं तो उनकी जीत की हैट्रिक होगी 14, 19 और 24। और ये जो हमारा डेटा है ये कहता है एग्जिट पोल कि इस बार रोहिणी आचार्य वहां से नहीं निकल सकती हैं। लालू प्रसाद यादव की उम्मीद सारण में पूरी नहीं होती है। अब पाटलिपुत्रा देख लेते हैं। राणा सर, रूडी का एक्स फैक्टर आपको क्या समझ में आता है? अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो तो कई बार उनकी आवाज सुनाई पड़ जाती है फ्लाइंग अफसर के तौर पर, और आपको सारण के गांवों में भी दिख जाते हैं। सारण में आप जाएंगे, ऐसा नहीं है। सारण में नरेंद्र मोदी, ये किसी इस बार में बहुत तीखी सी बात है लेकिन इसमें बहुत सच्चाई है। बीजेपी के ज़्यादातर उम्मीदवारों को यह मुगालता नहीं पालना चाहिए कि यह जीत उनके किसी काम से है या उनके परफॉर्मेंस से है। ज़्यादातर उम्मीदवारों से नाराज़गी बेइंतहा लोगों को रही है। यह वोट अगर जाकर के लोग दे रहे हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको विश्वास है, उनको लगता है कि ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी 24 घंटे काम करता है, 365 दिन लगा रहता है, देश की इमेज को ठीक कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो निगेटिव है नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी हैं, वो उतनी मजबूती से उठ नहीं पाती हैं जितनी मजबूती से नरेंद्र मोदी की साख खड़ी हुई है देश में और लोगों के बीच में भरोसा है। इसलिए बीजेपी के किसी उम्मीदवार के नाते उसकी जीत आ गई है, यह तो आप नहीं ही मानिए। अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई ना हो जी, कि राजीव प्रताप रूडी का उपयोग मोदी जी ये खुद भी जो करते हैं, साथ में कौशल विकास मंत्रालय जो दिया गया और वो ले करके लोगों ने सजा दी गई। मेरा मानना है कि उन्होंने पहले से ये कहा कि तुम जाकर वहाँ काम करो, चूंकि लालू यादव का वहाँ वर्चस्व रहा था, ऐसा ना हो कि सीट जाए। तो दूरगामी लक्ष्य से योग्य लोगों को यहाँ टीम में जरूरत है, उसको क्या काम देंगे ये अलग बात है। लेकिन मोदी जी आप देखिए कि 206 रोड शोज रैलियां प्रधानमंत्री करते हैं। मेरे जिले में 2 सीटें, सारण और महाराजगंज, और दोनों जगह उन्होंने रैली की, सारण की अलग, महाराजगंज की अलग, और वो दोनों सीटें निकल रही हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जहां जहां रैली की है, अब देखिए कि काराकाट में स्थितियां प्रतिकूल थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की रैली के बाद वो स्थितियां अनुकूल हो गई। तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी या एनडीए के नेता लूज कर जाते, उन्होंने अपने जरिए उसको अपने पाले में खड़ा कर लिया है। बिहार में ऐसा का है कि 10%, हाँ, ओवरऑल 10% इफेक्ट ओवर एंड ओवर कुछ भी बहुत सारे सर ऐसी सीटें कैंडिडेट रहे हैं जिनको वहां लोग बिल्कुल, मेरठ एक ऐसी सीट है कि वहां के लोगों को हैरत हुई कि कहां से आप अयोध्या से उनको उतार देते कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरठ में यहाँ क्यों लेकर के आ गए। लेकिन वो निकल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी के अलावा इस तरह के किसी भी उम्मीदवार के जीत जाने की गुंजाइश दूर दूर तक आप नहीं पाते अगर यह नेतृत्व नहीं होता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर कहता हूं कि पूरी चर्चा जो है वो हमारे एग्जिट पोल के आधार पर है, एक मेथोडोलॉजी है और वो कहती है कि हाँ ये नतीजे कमोबेश ऐसे ही आएंगे, इसलिए चर्चा चल रही है। नतीजा कल आएगा सुबह 6 बजे से लगातार इंडिया न्यूज़ पर एक बड़ा पैनल हमारा रहेगा बताने के लिए, सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाने के लिए, और उन नतीजों के पीछे कारण क्या रहे हैं, उनका विश्लेषण क्या होना चाहिए। एक तस्वीर आपके सामने हम लगातार साफ साफ रखते हुए चलेंगे। वह अगली सीट, अगला जो पायदार बड़ा नेता है इस देश का उम्मीदवार के तौर पर, वो रोहित। बिल्कुल। अब आपने मेरठ का जिक्र किया है तो राणा जी मुझे लगता है कि मेरठ से ही हम यूपी को ओपन कर देते हैं। अब मेरठ का जिक्र हुआ है तो मेरठ में जो मुकाबला है, पीएम ने पहली रैली की, हाँ बिल्कुल मेरठ में रैली की थी और माहौल भी उस टाइम बड़ा जबरदस्त था क्योंकि राम मंदिर में हमने देखा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इसीलिए रामायण के राम जिनको मतलब हमने अपने बचपन में देखा है वो जो है मेरठ से उनको कैंडिडेट बना दिया गया। यहाँ पर जो मुकाबला है, मेन मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है जो कि मेयर रह चुकी है मेरठ की। पहले वो बीएसपी के टिकट पर उस वक्त मेयर रही थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो मेरठ में मुकाबला है रामायण के राम वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच में। ये मुकाबला कहां जाकर ठहरेगा और मुझे लगता है कि यहां पर नतीजा आपको सामने देखने को मिलेगा। बस अब आप देखिए कि ये जो बिग फाइट है इसमें बहुत क्लियरली आसानी से अरुण गोविल जीत रहे हैं, बहुत आसानी से जीत रहे हैं। क्योंकि राणा सर में मेरा बचपन मेरठ में गुजरा है, हाँ। मैं वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा है जो आपने कहा ना
कि नरेंद्र मोदी की वजह से कुछ सीटें हैं जो निकल रही हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरठ वही सीट है। और रोहित, अरुण गोविल, हाँ आप देखिए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत से आप कन्याकुमारी जाके प्रधानमंत्री ने जो अपनी बातें कही हैं कि किस तरीके से हमने मेरठ से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, रैलियों की शुरुआत की, चुनाव प्रचार का शुरुआत किया और ले जाके होशियारपुर में खत्म किया। तो किस तरीके से किसी चीज को नरेंद्र मोदी जोड़ते हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट थी जो समाजवादी पार्टी भी बहुत कोशिश कर रही थी। जब अरुण गोविल उतरे मैदान में तो समाजवादी पार्टी ने एक मौका देखा और ये टिकट जो है ये 2 या 3 बार थर्ड टिकट है, टिकट दिया गया था और वहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बावजूद इसके ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, चूंकि मेरठ सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आती है, मुजफ्फरनगर भी संजीव बालियान की, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है आरएलडी के साथ जो गठबंधन है वो गठबंधन करने के बावजूद भी हम अरविंद ये समझना चाहेंगे कि इतनी मशक्कत क्यों हुई, इतनी टफ फाइट यहां पर क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि राजेंद्र अग्रवाल जो कि वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 6वीं बार से लगातार 6 बार से सांसद थे, और आप समझिए कि उसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो मेरठ से आते हैं। वहां पे राजनीति के गणित को अगर हम समझे तो बहुजन समाज पार्टी अच्छी खासी मजबूत स्थिति में थी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है। कैंडिडेट बदले जाने की वजह से जो लोग थे वहां पे अच्छी खासी नाराजगी हो गई और राजेंद्र अग्रवाल को मनाना पड़ा, यहां तक कि उनको घर पे बुला के अरुण गोविल के साथ भोजन हुआ और वहां से उन्होंने एक संदेश जारी किया और संदेश जारी करने के बाद चीजें बेहतर हुई। संघ ने वहां पर काम करना शुरू किया और आपने देखा कि थोड़ी शुरुआत में जो अरुण गोविल का एटीट्यूड था वो उससे बड़ी सारी दिक्कतें थी। नहीं, ये बात आलोक जी, मैं बीजेपी ने एक एक सीट के लिए जो स्थानीय मुद्दे थे वहाँ जो असंतोष था उसको संभालने और अपने पक्ष में करने में बहुत मेहनत की है। पश्चिमी चंपारण या फिर मेरठ या जौनपुर, ये ऐसी सीटें हैं, एक एक सीट के लिए बहुत मेहनत की गई है, उस पर बलिया पूरी ताकत से मेहनत की गई है। गाजीपुर मैं सर आपको बताऊं, वहां तो मेरठ में तो ऐसी स्थिति में अपनी कॉलोनी अपनी सोसाइटी की बात मैं वहां पर कर रहा हूं। अरुण गोविल वहां पर प्रचार करने गए थे, लेकिन इनकी एरोगेंस के चलते मतलब लोगों ने उल्टा कदम कर दिया था वहां से। तो ये जो नतीजे हैं ये पूरी तरीके से पीएम के एफर्ट से आ रहे हैं। मैं मेरठ गया था, ये निष्कर्ष पर निकालिए कि अभी कल परिणाम आएगा क्योंकि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। कांटे का मुकाबला, बिल्कुल आलोक जी ठीक कह रहे हैं, कांटे का मुकाबला रहेगा। ये कांटा धंसेगा किसी न किसी को, मैं जानता हूं। गठबंधन नहीं हुआ होता तो आप सोचिए क्या परिणाम होते, क्योंकि आरएलडी के गठबंधन के बावजूद मेरठ पे टफ फाइट है और मुजफ्फरनगर पर भी बहुत कड़ी टक्कर है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जहां जहां मैं भी जाके मैंने भी देखा तो अक्सर लोगों की नाराजगी के बाद यही बात निकल कर आती थी कि हम मोदी को देखकर वोट कर रहे हैं। तो राणा जी आपकी बात एकदम सही है, कम से कम इतने रीजन में कि लोगों ने चेहरे को ज्यादा महत्व दिया है, नीति और पार्टी बाद में रखी है। आपने तो खुद वहां पर, मेरा अपना मुस्लिम एरिया में भी गए थे, वहां पर अरुण गोविल को बीजेपी के लोग ले जाते थे और वो खड़ा होकर के जाते थे और उनका तय था कि 5 मिनट बैठूं, बहुत गर्मी है, पसीना है, तरबतर हो जाता हूं, नहीं तो 5 मिनट वो बैठेंगे, उनके ऊपर फूल माला आप चढ़ाइए और वो 5 मिनट में लोगों को बोलेंगे कि आप मुझे वोट दीजिए। उसके बाद जाके श्री राम के औरे से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, वो भूल गए थे कि भाई वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो अमिताभ बच्चन से ज्यादा बड़े अपने आप को समझते हैं। मुझे तो लगा कि अरे ये क्या है, और तुरंत इसी कार में जाकर के बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर वो अगले पड़ाव पर बीजेपी की टीम उनको चुनावी राजनीति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ये वही भारतीय राजनीति है जिसमें कल्याण सिंह जहां से निकल जाते थे लोग उनकी मिट्टी को अपने माथे पर लगाते थे और उसके बाद किसने देखा क्या हुआ। तो शायद अरुण गोविल ये भूल गए कि भले ही अयोध्या में राम मंदिर बन गया हो लेकिन वो राम नहीं है, लोगों ने ये समझ लिया। लेकिन मनोज जी अंतिम बात यही थी, शायद इसीलिए कल्याण सिंह बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जो है उनके नाम पर वोट किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार की जीत में, मैंने पहले भी हम लोगों ने कहा और मेरी पूरी एडिटोरियल टीम यहाँ है, कोई नारा नहीं, कोई नैरेटिव नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई लहर नहीं, सिर्फ एक ही चीज काम कर रही है और इन सब पर उभारी है। अगर लहर नहीं है, मोदी की गारंटी, कोई नाराजगी सरकार के खिलाफ नहीं है और सरकार के हक में कोई लहर भी नहीं है और फिर भी प्रचंड बहुमत, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब यह है कि एक आदमी की क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके आगे तमाम तरह के विरोध छोटे पड़ रहे हैं, बौने पड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अब आपको पॉलिटिक्स के अपने तौर तरीके बदलने होंगे। एक नए दौर की राजनीति है जिसमें 24 घंटे आपको काम करना है, लगातार लोगों के बीच में रहना है,
विकास के लिए रोड मैप आपको तैयार करके रखना है। अगर आप आते हैं या किसी राज्य में आप हैं तो उसको मॉडल के तौर पर कैसे आप खड़ा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्रबंधन आपका ऐसा नहीं है, संगठन आपका ऐसा नहीं है, सरकारें आपकी ऐसी नहीं हैं जैसी नरेंद्र मोदी खड़ा कर पा रहे हैं और दिखा पा रहे हैं, तो फिर आपका टिकना मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठेका ले सकते हैं ना टेंडर ले सकते हैं, ना आपका भाई कोई काम करेगा ना भतीजा काम करेगा, लिस्ट बना दी जाती है और सीधे अगली सीट रही। अगली सीट की तरफ हम रुक करते हैं। मैनपुरी सीट, ये भी उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट है जहां से डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं और डिंपल यादव इस सीट को 2022 के उपचुनाव में उन्होंने जीता था। मुलायम सिंह की लेगेसी इस सीट के साथ जुड़ी हुई है और ऐसे में क्या डिंपल यादव इस जीत को बरकरार रख पाएंगी? 2022 में उपचुनाव तो जीत लिया था डिंपल यादव ने, लेकिन क्या 2024 में इस इलेक्शन को जीत पाएंगी? किसके साथ फाइट है वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी जयवीर सिंह जो कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उनको स्पेशली इस सीट पर टफ फाइट देने के लिए उनको उतारा गया है कि वो डिंपल यादव को टफ फाइट दें। क्या वो टफ फाइट दे पा रहे हैं डिंपल यादव को? डिंपल यादव इस सीट को रिटेन कर पाएंगी या फिर जयवीर सिंह कुछ कमाल कर पाएंगे? लेकिन देखिए यहां ग्रीन सिग्नल है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि 1996 के बाद से ये सीट लगातार समाजवादी पार्टी के फेवर में ही रही है और 2022 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी डिंपल यादव ने चुनाव को जीता था। मुझे लगता है कि अभी भी जो मुलायम सिंह यादव की लेगेसी है राकेश, वो मैनपुरी उनकी कर्मभूमि है और वहां अभी भी मुलायम सिंह का प्रभाव और उनके परिवार का असर है और क्योंकि यादव बहुल भी है अपने आप में, उस जात बहुत। मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं कि अगर देश में यादव नेता किसी को माना जाता है तो वो मुलायम सिंह यादव के परिवार को माना जाता है। और जब अपर्णा यादव को लेके ये हो रहा था कि अपर्णा यादव को मैनपुरी से चुनाव लड़वाया जाए तो यहाँ कहा गया कि अपर्णा यादव चूंकि बिस्ट हैं, उत्तराखंड से संबंध रखती हैं, मुलायम सिंह यादव के परिवार में उनका ब्याह हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अपर्णा यादव पे दाव भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उनको यादव लोग नहीं मानते हैं। मूल रूप से यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार से अखिलेश यादव की चूंकि पत्नी है अरविंद जी यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि बीजेपी ने एक सर्वे कराई थी और सर्वे में यह साफ आया था कि अगर अपर्णा को उतारा जाता है तो वे मुकाबला में नहीं रह पाएंगी। बीजेपी वहां पर भारी अंतर दिख रहा था डिंपल और अपर्णा के बीच में और इसीलिए जयवीर सिंह को उतारा गया, क्योंकि जयवीर सिंह जो हैं और कहीं ना कहीं मैं ये आपको बता दूं राकेश जी कि कहीं ना कहीं जयवीर सिंह अच्छी फाइट दे रहे हैं डिंपल यादव को। मैं गया था मैनपुरी और खास करके मैनपुरी सदर जो उनकी विधानसभा है वहां पे उन्होंने काफी कार्य किए हैं। वो योगी सरकार में मंत्री हैं, इस वजह से वहां विकास कार्य हुए हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं मैनपुरी सदर में उनको लीड मिल सकती है। मगर जो बाकी विधानसभा है, जसवंत नगर भी इसी लोकसभा के भीतर आता है, वहां शिवपाल यादव ने भी काफी इस बार मेहनत की। पिछले चुनाव में चीजें अलग थी क्योंकि शिवपाल यादव नाराज थे अखिलेश यादव के लिए, मगर इस बार खुद उन्होंने अपनी बेटे की सीट बदायूं छोड़ के मैनपुरी में भी काफी मेहनत की है। इस वजह से उनकी मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है इस एग्जिट पोल के अनुसार से। मगर मैं आपको बता दूं 2,90,000 का कुछ मार्जिन था उपचुनाव में, वो कहीं ना कहीं कम होगा। मगर 1996 से ये सपा का गढ़ रहा है, 1991 में कोई और प्रत्याशी यहाँ जीत पाया है, तो इस वजह से शायद यहाँ पे एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि ये सारे लोग निकल नहीं पाए जब तक चुनाव संपन्न नहीं हुआ। आप इस बात को भी देखिए, आप ये देखिए कि शिवपाल यादव लगातार वहां डटे रहे, डिंपल यादव तो वहां से हिली तक नहीं, इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं हमारे हाथ से मैनपुरी निकल ना जाए। और आप देखिए कि अखिलेश यादव लगातार यात्राएं कर रहे थे, अपने लोगों को जितनी बड़ी टीम थी सारी की सारी मैनपुरी में लगी हुई। ये एक अलग बात है, बीजेपी विरोधियों के गढ़ में घुस करके और पूरी ताकत से लड़ने और विरोधी को मात देने की हर जरूरी कोशिश करती है। वो हैदराबाद के चाहे बाई इलेक्शन तो लोकल बॉडी इलेक्शन हो तो या फिर मैनपुरी या आजमगढ़ जैसा गढ़ हो तो, ये एक स्ट्रैटेजी है ना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जी। कि विपक्ष के जहां पर सबल उम्मीदवार है वहां पर आप उनको उनके घर में रोक के रखो, मतलब दूसरी जगह पे फील्ड एकदम क्लियर हो जाता है। बड़ा उदाहरण है उसका, और इस बड़े बड़े उदाहरण हैदराबाद में आप देखिए, शशि थरूर को देखिए, आप फंसा दिया तिरुवनंतपुरम के अंदर। अन्नामलाई ने वहां जाके डीएमके के घर में घुस के खड़े हो गए। लोग ऐसा कहते हैं कि अन्नामलाई को वहां फंसा के रखा, मगर अन्नामलाई का उपयोग तो तमिलनाडु की 39 सीटों रायबरेली में भी फंसा दिया प्रियंका गांधी वाड्रा को। जब नामांकन हुआ उनके भाई का, उसके पश्चात वो वहीं रही, कहीं नहीं गई, स्टार प्रचारक है पूरे देश भर में। रायबरेली में आप देखिए उन्होंने मनोज पांडे को शामिल कर लिया।